हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाई। तो हम आज से भाई अपने हिंदी साहित्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो भी थ्योरी क्लासेस के माध्यम से। क्योंकि पेपर में चाहे टीजीटी पीजीटी का हो या यूजीसी नेट का हो, ठीक है, हमेशा ही डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अब परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल ही अलग हो गया है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम हिंदी साहित्य का इतिहास डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, यानी थ्योरी क्लासें मैं आपको दूंगी। और साथ में जो मैंने आपको चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है आपके लिए हिंदी साहित्य की, वो हमारी चलती रहेगी। और हमारा भाई एक दिन छोड़ के एक दिन हिंदी व्याकरण की क्लास भी आपके लिए आएगी, जो टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट या किसी भी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम हिंदी भाषा और उसका विकास। ये हमारा पहला चैप्टर है भाई। ठीक है, हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके अंदर भी हम करेंगे भाषा। भाषा का भी क्या करेंगे, सामान्य परिचय हम करने जा रहे हैं भाई। पहले भी मैंने आपको नोट्स के माध्यम से हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें प्रोवाइड किया है, करवा रखी है। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर वो क्लासें देखनी है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन नाम से भी, तो आप जाकर देख सकते हैं। नोट्स के माध्यम से मैंने करवा रखे हैं, लेकिन अब जो बुक है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो भाषा है, भाषा में भी हम क्या करेंगे, भाषा का पहले क्या करेंगे, सामान्य परिचय करेंगे भाई। तो क्या है, विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वान विभक्त है। वर्तमान में विश्व में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो कितनी भाषाएं बोली जाती है भाई वर्तमान में अपने विश्व में? 6000 से भी ज़्यादा। कितनी? 6000 से भी ज़्यादा भाषाएं क्या है, बोली जाती है। आपको ध्यान रखना है। संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत हुआ है। ठीक है, संसार में जितनी भी भाषाएं हैं भाई, उन भाषाओं का अध्ययन कितने प्रकार से हुआ है? दो प्रकार से हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दो प्रकार कौन से है? एक तो है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है, जितनी भी हमारे विश्व में भाषाएं हैं, संसार में जितनी भाषाएं हैं, उसका दो प्रकार से वर्गीकरण हुआ है। एक तो आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। भी आपको ये ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संसार की भाषाओं का अध्ययन या वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है? दो प्रकार से हुआ है। नाम पूछ लिया जाएगा तो आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी हमारा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद हम इनके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं आकृति मूलक। ठीक है, आकृति मूलक है, आधार इसका क्या है? रचना तथा वाक्य और पद रचना के अनुसार आकृति मूलक क्या है, इसका वर्गीकरण हुआ है भाषा का। अन्य नाम रूपात्मक वर्गीकरण है, रचनात्मक वर्गीकरण है, व्याकरणिक व्याकरणिक वर्गीकरण है, वाक्यात्मक वर्गीकरण है, पदात्मक वर्गीकरण है और पदाश्रित वर्गीकरण है भाई। तो ये आकृति मूलक वर्गीकरण है, इसके क्या है, अन्य नाम है। पेपर में पूछा जा सकता है। रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, वाक्यात्मक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण और पदाश्रित वर्गीकरण। और इसके उल्लेखनीय बिंदु आपको काफ़ी याद करने हैं भाई, इन पे ध्यान आपको जरूर देना है। तो विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार प्रोफेसर सेलेगेल ने किया था। किसने किया था? सेलेगेल ने किया था। आपको ध्यान रखना है, जो आकृति मूलक भाषाएं थी अपनी, ठीक है, इनका वर्गीकरण, सॉरी, विश्व की भाषाओं का जो आकृति मूलक वर्गीकरण है वो सबसे पहले प्रोफेसर सेलेगेल ने किया था। आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। आगे है आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा के दो भाग किए जाते हैं। ठीक है, जो आकृति मूलक वर्गीकरण है इसके अंतर्गत भी भाषा के दो भाग किए गए हैं। एक है अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा। ठीक है, योगात्मक भाषा और अयोगात्मक भाषा दो वर्गीकरण हुए हैं आकृति मूलक वर्गीकरण में भाई भाषा के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है
पारिवारिक वर्गीकरण इसके अंतर्गत क्या है? ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएगा भाई? जो इसका आधार है वो है रचना तत्व और अर्थ तत्व। ठीक है, क्या है इसका आधार? रचना तत्व और अर्थ तत्व यानी इतिहास। ठीक है, पारिवारिक वर्गीकरण वंशात्मक होता है। ठीक है, इसके अन्य नाम है ये पारिवारिक वर्गीकरण के वंशात्मक वर्गीकरण, वंशानुक्रमिक वर्गीकरण, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण। ये पारिवारिक जो है वर्गीकरण इसके अन्य नाम रहेंगे। ठीक है, उल्लेखनीय बिंदु में क्या आएगा? पारिवारिक वर्गीकरण में निम्नलिखित 6 बातों को आधार बनाया जाता है। ठीक है, ये उल्लेखनीय बिंदु है, यानी नोट्स में जैसे हम डाल के लिख लेते हैं वो है ये। पारिवारिक वर्गीकरण में निम्नलिखित 6 बातों को आधार बनाया जाता है। कौन कौन सी बातें हैं वो? पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 बातों को आधार बनाया जाता है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में क्या है? मतभेद है। जो विश्व में भाषाएं है, ठीक है, जो भाषा परिवार है विश्व में, उनकी संख्या को लेकर, किसको भी? संख्या को लेकर, ठीक है, जो विद्वान है उनमें क्या हमेशा मतभेद रहा है। आगे देखते हैं, भोलानाथ तिवारी और विल्हेम्स फोन हेम्बलोड्स ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। ठीक है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। जो भोलानाथ तिवारी है उसने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? तो 13 मानी है भाई। ठीक है, कितनी मानी है? 13 मानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और अकेले भोलानाथ तिवारी नहीं, विल्हेम फोन हेम्बलोड ने भी। ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों ने मिलकर जो भाषा परिवार है उनकी संख्या 13 मानी है। आगे है, फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। जो फ्रीडिश म्यूलर है इन्होंने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, जो 18 भाषा परिवार है इनको महत्व दिया जाता है निर्विवाद रूप से। भाई इन पे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। और इनके 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। कितने हैं? 4 भौगोलिक क्षेत्र है और उसके अंतर्गत 18 भाषा परिवार आते हैं। इन पर कोई विवाद नहीं है किसी भी साहित्यकार का। ठीक, तो देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं भाई? 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं यहाँ पे है और 8 भाषा परिवार हैं। तो हम सभी के सभी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले है भाई यूरेशिया यानी यूरोप एशिया। ये भौगोलिक क्षेत्र है, यूरेशिया और यूरोप एशिया। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा परिवार आते हैं? तो भाई भारोपीय, भारत और यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, ब्रुस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरिया परिवार, अतिउत्तरी परिवार या बास्कर परिवार। ठीक है, और सामी हामी परिवार। तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो सामी हामी परिवार भाषा परिवार है वो किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भाई यूरेशिया या यूरोप एशिया भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें देखो भारोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, ब्रुस्की, ठीक है, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरिया परिवार, अतिउत्तरी बास्कर परिवार और सामी हामी परिवार आता है भी। ठीक है, यूरेशिया और यूरोप एशिया भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब है अफ्रीका भूखंड। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से भाषा परिवार आते हैं? सुदानी परिवार, बंतु परिवार, होतेनतोत, बुशमेनी परिवार। ठीक है, ये 3 परिवार ही अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत आते हैं और हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, यूरेशिया। आगे है प्रशांत महासागरीय भूखंड। ठीक है, प्रशांत महासागरीय भूखंड इसके अंतर्गत आते हैं मलय पोलिनेशिया परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार भी। ठीक है, अमेरिका भूखंड इसके अंतर्गत आते हैं अमेरिका परिवार। ठीक है, ये भाषा
भौगोलिक क्षेत्र थे और उसके अंतर्गत आने वाले भाषा परिवार भी। ठीक है, आगे देखते हैं भारोपीय परिवार जो है, ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से ये देखना है, समझना है। ठीक है, भारोपीय परिवार के अन्य नाम है इंडो जर्मनी, भारतीय परिवार, आर्य परिवार। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों ये दे देंगे और अलग से एक दे दिया जाएगा, या तीन अलग से दे देंगे, एक इनमें से दे दिया जाएगा। ऐसे ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी भारोपीय परिवार के अंतर्गत कौन कौन से परिवार आते हैं, या कि इसके नाम अन्य नाम कौन कौन से वो आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारोपीय परिवार के अन्य नाम इंडो जर्मनी, भारतीय परिवार और आर्य परिवार, तीन नाम है भारोपीय परिवार के। ठीक है, ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की 10 भाषाएं हैं। किसके आधार पर भाई? ध्वनि के आधार पर पूछा जा सकता है, ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की कितनी भाषाएं हैं भाई? तो कितनी भाषाएं हैं? 10 भाषाएं हैं। ठीक है, और 2 वर्ग है इसके। ठीक है, 2 वर्गों में इन 10 भाषाओं को बांटा गया है। ठीक है, और वो 2 वर्गों के नाम कौन कौन से काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं। एक है सतम वर्ग और एक केतुकम वर्ग। क्या भाई? सतम वर्ग और केतुकम वर्ग। जो 10 भाषा परिवार है इनको 2 वर्गों में बांटा गया है, सतम वर्ग और केतुकु वर्ग, याद रखना है आपको। ठीक है, अब जो सतम वर्ग है इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? ठीक है, देखते हैं। सतम वर्ग के अंतर्गत एक है भारत ईरानी, ठीक है, यानी आर्य। इसके अंतर्गत 3 आती हैं भाई। ठीक है, कौन कौन सी? ईरानी, दर्द और भारतीय। क्या भी? ईरानी, दर्द और भारतीय। ठीक है, 3 भाषाएं आती है, आपको याद रखना है। भारतीय, ईरानी भाषाएं जो सतम वर्ग है। ठीक है, इसके अंतर्गत, ठीक है, ईरानी, दर्द और भारतीय, ये 3 भाषाएं आती हैं। और ईरानी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? फारसी, पहलवी, ईरानी, पश्तो, अवेस्ता, बलोची, पामीरी। ठीक है, पूछा भी गया है जो अवेस्ता है वो भाषा वो किसके अंतर्गत है? तो ईरानी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आगे है बोल्टो स्लाविक महारूसी। जो बोल्टो स्लाविक है इसके अंतर्गत महारूसी, यूक्रानी, चेक, स्लोवाक, बुल्गारी, पोली, सब्रोकितो, सेल्वोनी आती है। फिर है अर्मीनी, अल्बानी यानी इलिनियन। ठीक है, ये भाषाएं जो सतम वर्ग है इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, 4 भाषाएं सप्तम वर्ग के अंतर्गत आती है भाई। कौन कौन सी? भारतीय ईरानी, बोल्टोस्लाविक, अर्मीनी और अल्बानी। ये 4 भाषाएं जो है सतम वर्ग के अंतर्गत आएगी और इसके अंदर से मैंने आपको भाषाएं बता दी है। ठीक है, और इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है भाई, और हम ये बिल्कुल ही डीपली कर रहे हैं। तो प्लीज़ सभी बच्चों को जोड़े इसमें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, क्योंकि आप सभी को पता है स्टेट का पेपर दोबारा से होने वाला है। ठीक है, दिसंबर 2025 में दोबारा से पेपर होगा हमारा स्टेट का। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी वैकेंसी भी निकलेगी पीजीटी की भी और टीजीटी की भी। ठीक है, साथ ही साथ हमारा यूजीसी नेट का भी पेपर है। तो प्लीज़ बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और आप डिटेल इसको पढ़े भाई, क्योंकि मैंने क्या है जब भाई कोचिंग ली थी तो उसमें इतना डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा था, बस नोट्स बनवा दिए थे और नोट्स में से हमने याद किए थे। लेकिन मैंने काफ़ी पेपर दिए और काफ़ी बार पेपर में देखा है कि भाई क्वेश्चन क्या है बहुत ही डिटेल से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे है केतकु वर्ग। क्या भी? केतकु वर्ग है, इसमें जर्मनी आता है, एक केल्टिक, ग्रीक, तोकी, हिंतो और इटाली। ठीक है, ये 5 भाषाएं आती है केतकु वर्ग के अंतर्गत। कौन कौन सी? जर्मनी, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिंतो और इटालिक। और जर्मनी के अंतर्गत जर्मन, अंग्रेजी, डच, फ्लेमी यानी बेल्जियम, आइसलैंडी, टेनी, ठीक है, नॉर्वेई, स्वीडो, ये भाषाएं आएंगी। और केल्टिक, आयरिश, स्कोच गैलिक, वेल्स, ब्रिटेन बेतो, कोकनिस, ग्रीक, हेलिंग, तोखो, हितो के अंतर्गत हिटाइल्ट, इटालिक के अंतर्गत रोमानी, इतालवी, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली और रोमन आएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिए ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की 10 भाषाएं हैं। ठीक है, 10 भाषाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, सप्तम और केतुक वर्ग। सप्तक के अंतर्गत
4 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी? भारतीय ईरानी, बोल्टोस्लावी, अमरीनी और अल्बानी। केतुको के वर्ग के अंतर्गत जर्मनी, केल्टिक, ग्रीक, तोखारी, हिंतो और इटालिक आती है। मैं साथ के साथ आपको जो मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन भी करवाती जा रही हूँ, तो आप ये मत सोचना मैडम बार बार में ही उसको करवाने लग रही है। ठीक है, आगे करते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा। क्या भाई? भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषाएं। तो भाई अध्ययन की सुरक्षा की दृष्टि से, क्या भाई? अध्ययन की सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषा के 3500 वर्षों के विकास क्रम को समांतर 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो आर्य भाषा है उसके कितने वर्ष है? 3500 वर्ष है। कितने? 3500 वर्ग है, सॉरी वर्ष है इसके। ठीक है, उसके विकास क्रम के अंतर्गत जो 35 वर्षों में विकास हुआ है भाषा का, उसके अंतर्गत सामान्य 3 चरणों में भाषा को क्या है? विभाजित किया गया है। किसको भाई? भारतीय आर्य भाषा को। ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 3 चरणों में विभाजित किया है भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण। ठीक है, तो ये मैंने नोट्स के जरिए भी आपको करवा रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी करवा रही हूँ। चरण, भाषा और समय। ठीक है, जो भारतीय आर्य भाषा उनको 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, इसके अब यहाँ पे चरण है और यहाँ पे भाषा का नाम दिया गया है और ये इसका समय है भाई। इस समय से लेके इस समय तक ये भाषाएं थी भाई। ठीक है, तो प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कौन सी थी? प्राचीन आर्य भाषा। और प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति थी। और इसका समय क्या था? वैदिक संस्कृति का समय था, वैदिक संस्कृत का समय था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और एक इसका था लौकिक संस्कृति का था 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व भाई। ठीक है, तो मैंने नोट्स में तो चार्ट बना के बता रखा है, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। फिर है मध्यकालीन आर्य भाषा, ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अववट। ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अववट। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक अपभ्रंश प्राकृत, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश तथा अववट भी। ठीक है, तो इस समय भी आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पूछ लिया जाता है भाई पाली का समय क्या है, जो पाली भाषा है उसका समय क्या है, तो आपको बताना है पाली भाषा का समय क्या है। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, और प्राकृत का भी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और जो अपभ्रंश तथा अववट है इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर है आधुनिक आर्य भाषाएं। जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। तो ये क्या है? आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। ठीक है, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। ये इसका समय क्या रहेगा? 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो समय चल रहा है वो क्या है? वो आधुनिक आर्य भाषाओं का समय है। ठीक है, अब हम करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, हमने पहले क्या किया? भारतीय आर्य भाषा। अब हम करते हैं प्राचीन आर्य भाषा भाई। क्या भाई? प्राचीन आर्य भाषा। और प्राचीन आर्य भाषा ये रही हमारी। ठीक है, ये हमने कर लिया है। फिर हम करेंगे हम प्राचीन आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर आधुनिक आर्य भाषा में। तो क्लास लंबी होगी तो प्लीज़ आप धैर्य बना के क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो भाई भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? संस्कृत है। जो भारत देश है अपने, इसमें भाषा का जो प्राचीनतम रूप है, ठीक है, प्राचीन समय से चलती आ रही है, वो कौन सी भाषा है? तो वो है संस्कृत भाषा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा। जो संस्कृत है भाई इसको ही क्या है? आगे चलकर ठीक है 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब है पहले है वैदिक संस्कृत।
जो वैदिक संस्कृत को वैदिकी, ठीक है, इसके अन्य नाम है वैदिकी, वैदिक, छदस, छादस, प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो प्लीज़ आप अच्छी प्रकार से या इस क्लास को देखते देखते अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति को वैदिकी, वैदिक, छदस, छादस, प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक साहित्य, ठीक है, जो वैदिक साहित्य है, ठीक है, उसमें संहिता, ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अर्थ संहिता आती हैं। ब्राह्मण, उपनिषद, ठीक है, ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और वैदिक साहित्य भी वैदिक साहित्य वो वैदिक भाषा में ही लिखा गया है, तो प्लीज़ आपको इसको ध्यान रखना है। संहिता है, इसके अंतर्गत ऋग संहिता, ऋजु संहिता, साम संहिता, अर्थ संहिता। ब्राह्मण में कर्म कांड की व्याख्या की गई है। जो ब्राह्मण है भाई, इसमें क्या कुछ किया गया, इसमें कर्म कांड की व्याख्या की गई है। ठीक है, हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेद का ऐतिह्य ब्राह्मण, क्या है ऋग्वेद का ऐतिह्य ब्राह्मण? सामवेद का तांडव, ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तांडव। अथवा पंचविशी ब्राह्मण शुक्ल का है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और आप इसके कहीं पे इसको नोट कर सकते हैं। ये सभी भाई वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं और वैदिक संस्कृति में ही लिखे गए हैं। फिर उपनिषद है। ठीक है, देखो जो संहिता है वो भी वैदिक संस्कृति में लिखे गए। ब्राह्मण है, ये भी क्या है, वैदिक संस्कृति में लिखा गया। उपनिषद ये भी वैदिक संस्कृति में ही लिखे गए हैं और ये क्या है, ये सभी वैदिक साहित्य हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनका अंतिम भाग क्या है, तो भाई उपनिषद है। भाई इनकी संख्या 108 है। जो उपनिषद है इनकी संख्या कितनी? 108 है और 12 उपनिषद मुख्य हैं। ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, 12 उपनिषद मुख्य हैं। ईश, केन, कंठ, पर्सन, बृहदारण्य, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडक्यू, कौशिकी और श्वेतवर। उपनिषद में वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन निहित है। क्या भाई, उपनिषदों में क्या है, वैदिक मनीषियों का क्या है, पारमार्थिक चिंतन निहित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, नोट जो हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नोट में क्या है, जो ऋग संहिता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो ऋग संहिता आई थी, जो संहिता में थे, ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अर्थव संहिता, तो इसके अंतर्गत जो ऋग संहिता है ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाई वैदिक साहित्य का। अब देखते हैं, इस भाषा में वेद, वेदांग, आरण्यक तथा लिखे गए। जो वैदिक भाषा थी इसमें भाई वेद भी लिखे गए हैं, वेदांग भी लिखे हैं, आरण्यक भी लिखे गए हैं। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। कितनी ध्वनियाँ थी? जो वैदिक भाषा थी इसमें 52 ध्वनियाँ थी कुल। ठीक है, 13 तो इसमें स्वर थे और 39 व्यंजन थे। ठीक है, जो वैदिक भाषा इसमें 13 स्वर, ध्यान रखना है, और 39 व्यंजन थे भाई। ठीक है, 52 ध्वनियों का प्रयोग होता था। ठीक है, वैदिक भाषा में कितनी 52 ध्वनियों का प्रयोग होता था। इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारक का उल्लेख होता है। ठीक है, जो वैदिक भाषा है इसमें 3 तो लिंग होते थे, 3 वचन और 8 कारक, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का रूप था। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बहारी वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, जो हरदेव बिहारी है, ठीक है, जो डॉक्टर हरदेव बहारी है, ये वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। कितने मानते हैं? 14 मानते हैं। आगे है लौकिक संस्कृत, लौकिक भाषा। वैदिक भाषा हमारी हो गई है, अब है लौकिक भाषा। ठीक है, वैदिक संस्कृति के 3 रूप। ठीक है, जो वैदिक संस्कृति है इसके 3 रूप थे। कौन कौन से? पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। ठीक है, जो वैदिक संस्कृत है इसके 3 रूप थे, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी भी। लौकिक संस्कृत
पश्चिमी उत्तरी बोली पर आधारित है। जो लौकिक संस्कृति है वो जो पश्चिमी उत्तरी बोली है उस पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। उस समय की प्रामाणिक भाषा पश्चिमी उत्तरी बोली मानी जाती थी। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। ठीक है, जो रामायण है वाल्मीकि जी की वो लौकिक संस्कृति का ही रूप है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। ठीक है, जो लोग ये रामायण है इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे और ये लौकिक संस्कृति में लिखा गया था। वैदिक संस्कृति में ए ओ औ संयुक्त स्वर थे। जो वैदिक संस्कृत है इसमें ए ओ औ क्या है, संयुक्त स्वर थे। लौकिक संस्कृति में ए ओ मूल स्वर रह गए। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो वैदिक संस्कृति में है इसमें संयुक्त स्वर कौन कौन से बताए, ए ओ औ। ठीक है, और लौकिक संस्कृति में ए ओ मूल स्वर माने गए हैं, जबकि ए ओ का उच्चारण आई ओ हो गया है। इसमें संस्कृत में 2 संयुक्त स्वर ए औ शेष बचे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। वैदिक संस्कृति में केवल अनुस्वार ही शुद्ध नासिकीय था। जो वैदिक संस्कृति इसमें क्या बताया गया, जो केवल अनुस्वार है वही ही शुद्ध नासिकीय था। अभी नाक से बोला जाने वाला जो अनुस्वार है वही क्या था, शुद्ध नासिकीय था। संस्कृत में यह अनुस्वार, ठीक है, बिंदु देख रहे हो ऊपर, और अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में विभाजित हो गया भाई। भाषा विकास में वैदिक संस्कृति के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृति की है। इस भाषा को संस्कृत तथा क्लासिक संस्कृति भी कहते हैं। लौकिक भाषा का भाषाकीय विवेचन सर्वप्रथम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। क्या अभी जो लौकिक संस्कृत है, ठीक है, लौकिक भाषा इसका भाषाकीय विवेचन कहाँ पे मिलता है, सबसे पहले पाणिनिकृत, ठीक है, अष्टाध्यायी ने। जो अष्टाध्यायी है ये इसके लेखक कौन है, पाणिनि है। ठीक है, और इसमें ही सबसे पहले लौकिक भाषा का विवेचन मिलता है। अष्टाध्यायी इसी भाषा का व्याकरण रूप है, और जो अष्टाध्यायी है वो क्या है, एक व्याकरण है। ठीक है, भाषा का व्याकरण है, और किस भाषा का है, लौकिक भाषा का है, ये ध्यान रखना है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम, कादम्बरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं की गई भी। किसमें, लौकिक भाषा में। वैदिक संस्कृति की 4 ध्वनियाँ क, लह, जीव मूलवक और उपाध्यायनीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृति में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई थी। ठीक है, विदित है कि इस काल में संस्कृत भाषा का स्पष्ट व्याकरण मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, किसमें, लौकिक भाषा में, लौकिक संस्कृति में भी। ठीक है, अब है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हमने कर ली है, जिसके अंतर्गत 2 भाषाएं हमारी आई थी। ठीक है, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा, वो मैंने आपको करवा दी है। अब हम करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्या, अभी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, देखते हैं। और कौन कौन सी मैंने बताई थी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट। ये क्या हमारे मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। पहले है पाली। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। जो पाली है वो मध्यकालीन आर्य भाषा की क्या है, प्रथम अवस्था है भाई। पाली शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, मतभेद रहे हैं भाई पाली भाषा के संदर्भ में। ठीक है, जो पाली भाषा की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, तो इसके विषय में जो विद्वान हैं इनमें काफ़ी सारे मतभेद रहे थे। तो भाई पल्ली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है, जो पल्ली है इससे ही क्या है, पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। पल्ली का अर्थ है ग्राम। ठीक है, पल्ली शब्द से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, यानी उत्पत्ति हुई है, और पल्ली का अर्थ क्या है, ठीक है, इसका ग्राम। इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। ठीक है, पाली का क्या अर्थ होगा, ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान क्या है, पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ। ठीक है, प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में क्या हुआ, पाली हुआ।
पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाटली यानी पाटलिपुत्र से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। ठीक है, तो पाली का दूसरा अर्थ क्या बताया है? मगध की भाषा। पहला अर्थ क्या बताया? ग्रामीण भाषा। दूसरा अर्थ बताया है मगध की भाषा। भाई ध्यान रखना, दो अर्थ आ गए यहाँ पे पाली के। आगे देखते हैं। कुछ विद्वजन पाली को पाठ का रूपांतरित शब्द मानते हैं। किसका भी? पाठ का रूपांतरित शब्द मानते हैं। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से माना जाता है। किससे? पंक्ति से माना जाता है। बुद्ध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई उन्हें पाली कहा जाता है। ठीक है, जो बुद्ध थे उनके वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई थी उनको क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा भी मानते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो पाली भाषा है उसको बौद्ध साहित्य को, ठीक है, जो बौद्ध साहित्य था उसको पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा के रूप में भी मानते हैं। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है देखते हैं। रक्तिति बुद्ध वचनीति पाली, अर्थात जिसमें बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई है वह क्या है? पाली है। ठीक है, आगे है डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार भाषा के अर्थ में पाली शब्द का सबसे पहले आचार्य बुद्ध घोष ने किया था। ठीक है, भाषा के अर्थ में पाली शब्द का प्रयोग सबसे पहले बुद्ध घोष ने किया था। और कब किया था भाई? 5वीं सदी में किया था। ठीक है, माना जाता है कि पाली शब्द का उपयोग यूरोप में सर्वप्रथम हुआ। ठीक है, यह भी मानता है कि पाली शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूरोप में हुआ था, किंतु कचायन या भोगलान नामक 2 पाली व्याकरणों ने पाली का उपयोग भाषा के अर्थ में किया है। ठीक है भाई, कचायन और भोगलान, ठीक है, नामक 2 पाली व्याकरणों ने, ठीक है, पाली का उपयोग के अर्थ में किया है। आगे है पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की राय है। विद्वान और व्युत्पत्ति, भाई पाली का कैसे, जो पाली शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई भाई, ये देखना है। और विद्वानों की राय यहाँ पे लिखी हुई है। विद्वान है, ठीक है, और एक तरफ है व्युत्पत्ति। विधुशेखर भट्टाचार्य ने जो पाली भाषा है उसकी व्युत्पत्ति कैसे मानी है? पंडित, पंक्ति, पत्ती, पिट्ठी, पल्ली और पाली। तो इस क्रम में क्या है? विधुशेखर भट्टाचार्य ने पाली भाषा की व्युत्पत्ति मानी है। मैक्स वोल्सेर ने पाटली, पाडली, पाली, पाली। ठीक है, भिक्षु जगदीश काश्यप ने परियाल, पलियाल, पालियाल, पाली। भंडाकर व वाकर नागल ने प्राकृत, पाकट, पांडल, पाउल और पाली भाई। भिक्षु सिद्धांत ने पाठ, पाठी, पाली और पाली भाई। कौसाम्बी ने पाल और पाली। उदय नारायण तिवारी ने पा निंज प्लस में ली, ये पाली हो गया भाई। उदाहरण उदय नारायण तिवारी के अकॉर्डिंग था पा प्लस में निज प्लस में ली भाई, पाली। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली में है। ठीक है भाई, 3 ग्रंथ बौद्ध धर्म के हैं जो पाली भाषा में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये पाली भाषा में है भाई, और ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। ठीक है, तो देखते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक देखते हैं बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। काफ़ी बार पूछा गया जो सुत्त पिटक है वो क्या है? तो ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जो सुत्त पिटक ग्रंथ है इसमें बुद्ध के उपदेश है भाई। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। जो सुत्त पिटक है इसके अंतर्गत भाई 5 निकाय आते हैं। कौन कौन से? खुदक निकाय, दीर्घ निकाय, मंजलिम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। आगे है विनय पिटक, संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन है। जो विनय पिटक है इसके अंतर्गत क्या है? जो संघ संचालन था उसके लिए जितनी भी शिक्षाएं दी गई थी उनका संकलन है विनय पिटक में भी। विनय पिटक में निम्न ग्रंथ है। कौन कौन से है? महावग्ग, चुलवग्ग, पाचितिक, पराजिक और परिवार भाई।
अभिधम पिटक है, इसमें क्या है, धर्मों का विशद और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। जो अभिधम पिटक ग्रंथ है इसके अंतर्गत भाई धर्मों का विशद और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है, ये इसके अंतर्गत आएगा भाई। बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा क्या थी, पाली थी भाई। ठीक है, जो सम्राट अशोक थे उन पर क्या था, बौद्ध धर्म का प्रभाव था, और इसी कारण अशोक की राजभाषा क्या थी, सम्राट अशोक की राजभाषा क्या रही थी, पाली रही थी। आगे है पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ। जो पाली भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं कौन कौन से हैं। ग्रंथ है, रचयिता है, समय है और इसके अन्य बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, तो अट्ठकथा साहित्य ये किसका, आचार्य बुद्धघोष का है, और 5वीं सदी का समय रहेगा। विशुद्धिमग्ग यह आचार्य बुद्धघोष का, ये भी इसका 5वीं सदी समय रहेगा भाई। कंचायन व्याकरण ये किसका है, इसके रचयिता कौन है, महाकंचायन है, 7वीं सदी का ग्रंथ है, इसमें 675 सूत्र है भाई। ठीक है, जो कंचायन व्याकरण इसमें 675 सूत्र है और ये 7वीं सदी का ग्रंथ है और इसके रचयिता है महाकंचायन। आगे है मोगलान व्याकरण। ठीक है, मोगलायन कवि रचयिता है इसके, 12वीं सदी का ये ग्रंथ रहेगा, 817 इसमें सूत्र है भाई। और सद्य नीति व्याकरण, जो सद्य नीति व्याकरण है इसके रचयिता कौन है, अंग वंश है, अज्ञ वंश है। इसका समय क्या है, 1154 ईस्वी। ठीक है, और ये सभी ग्रंथ पाली भाषा में है भाई। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या आएगा, इसमें 2700 अध्याय है। ठीक है, और 1341 सूत्र है, किसमें, सद्य नीति व्याकरण में 27 अध्याय है, 1341 सूत्र रहेंगे। आगे है विशुद्धिमग्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहते हैं। जो विशुद्धिमग्ग है, ये रहा विशुद्धिमग्ग है, इसको बौद्ध साहित्य का कोश भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। बौद्ध साहित्य का, बौद्ध सिद्धांत का कोश किस ग्रंथ को कहा जाता है, पूछा जा सकता है, तो विशुद्धिमग्ग को कहा जाता है। इसे सुसंधि कप और कच्चायन ग्रंथ भी कहा जाता है, किसको भी, यह कंचायन व्याकरण को, कच्चायन व्याकरण को सुसंधि कप और कच्चायन ग्रंथ भी कहा जाता है। ये पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। ठीक, कौन सा भी, मोगलान व्याकरण, ये पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। आगे है पाली की विशेषताएं। अब जो पाली भाषा इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या कुछ है। ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं, क्या भी ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं हैं। कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, कितनी हैं, 41 ध्वनियाँ, और किसके अनुसार है, कच्चायन के अनुसार है। इसमें 8 स्वर है तथा 33 व्यंजन है। जो पाली भाषा है इसमें 8 तो स्वर है और 33 व्यंजन है। मोगलान के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या 43 है, कितनी है भाई, 43 है। इसमें 10 स्वर है और 33 व्यंजन है। तो पूछा जा सकता है 8 स्वर तथा 33 व्यंजन किसने माने हैं, तो कच्चायन ने माने हैं। 10 स्वर तथा 33 व्यंजन किसने माने हैं, मोगलान ने माने हैं। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। पाली में प्रयुक्त वर्ण देख लेते हैं, जो वर्ण है, ठीक है, स्वर देख लेते हैं और व्यंजन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ए ई उ ए ओ, ये हर्षल स्वर आएंगे। दीर्घ स्वर, ठीक है, आ ई उ ए ओ। ठीक है, तो ये कितने हो गए, कितने हैं भाई, ये 10 हैं, कितने हैं, 10 है। ए आ ई उ ए ओ ओ। ठीक है, तो ये 10 स्वर है भाई पाली में। ठीक है, हर्षल स्वर ये रहे 5 और दीर्घ स्वर 5 ये रहे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये पाली में है। व्यंजन कौन से है, व्यंजन तो यही है, क ख ग घ ड़ च छ ज जइया ट ठ ढ ढण त थ द ध न प फ भ भ म य र ल व स भाई। तो ये क्या रहेंगे, व्यंजन रहेंगे, और है और ऐन। ठीक, संस्कृत में री और लिर पाली में समाप्त हो गए थे। जो संस्कृत के री और लिर थे वो पाली में समाप्त हो गए थे। श स का स हो गया, जो श और श था इसका स हो गया, जैसे शिष्य,
शिष्यों, ठीक है, ये हो गया था भाई, ये पाली भाषा में हुआ था संस्कृत से बदलकर। संयुक्त व्यंजनों में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए, क्योंकि संस्कृत की जटिलता का एक बड़ा कारण यही रहा है, यही कारण है। सरलीकरण के प्रयासों में संयुक्त व्यंजनों का रूप परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था भाई। पाली की व्याकरणिक संरचना, जो पाली भाषा है इसकी व्याकरणिक संरचना और हम देख लेते हैं भाई। बिल्कुल हम डिटेल से कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। हर एक क्लास अपनी 1 घंटे की रहेगी, ठीक है। पाली की व्याकरणिक संरचना देख लेते हैं। पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप हो गया। जो पाली भाषा है इसमें जो नपुंसक लिंग था इसका क्या था, लोप हो गया था, यानी ये समाप्त हो गया था। पाली में संस्कृत के द्विवचन का भी लोप हो गया था, ठीक है। जो पाली भाषा है इसमें एक वचन द्विवचन होते हैं, उसमें द्विवचन का लोप हो गया था पाली में भी। अधिकतर व्यंजनात् प्रातिपदिक स्वरांत होने लगे थे। इस प्रक्रिया में अंतिम हलंत व्यंजन हटने लगा और उसमें स्वर जोड़ा जाने लगा। जैसे जगत क्या हो गया, जग हो गया, राजन राज हो गया, चल का चल हो गया। जो हलन था ये भी हटने लगा था पाली भाषा में। विभक्तियों और प्रसंगों की जटिलता को दूर करने का प्रयास अन्य तरीकों से भी हुआ भाई। आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं, हम पाली भाषा कर रहे हैं। पाली की क्रिया रचना से ही हिंदी में प्रयुक्त होने वाली क्रिया का विकास होना प्रारंभ हो गया था। यथा सित हो गया था रूप में भी हिंदी में विकास था। भवंती हुवंती होता है रूप में हिंदी में विकास हुआ। भूत हुआ या हुई रूप में हिंदी में विकास हुआ भाई इसका। अब देखते हैं शब्दकोशीय प्रवृत्ति। जो पाली भाषा है इसकी शब्दकोशीय प्रवृत्ति कौन कौन सी है। पाली की शब्द संपदा का मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द है भाई, पाली भाषा का मूल आधार, ठीक है। स्थानीय व देशज शब्दों का विकास तेजी से हुआ। किसमें, पाली भाषा में। जो स्थानीय और देशज शब्द थे इनका विकास तेजी से हुआ था पाली भाषा में। जैसे यथा, ठीक है, स्त्री, मध्यम पिता और ठेकणी ढक्कन भाई। प्राकृत है भाई, अब हमने पाली भाषा तक यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। आगे है प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था, ठीक है। तो देखते हैं प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। मोटे तौर पर प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणों ने 3 चरणों में बांटा है, ठीक है। किशोरीदास वाजपेयी और आदि और भी व्याकरणकर्ता इन्होंने 3 भागों में बांटा है किसको, प्राकृत भाषा को। और इसका समय क्या बताया है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ये आपको ध्यान रखना है, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उनका समय आपको जरूर से जरूर याद करना है। तो व्याकरणों ने 3 चरणों में बांट कर देखा है। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत भाई, ठीक है, और है तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत देखते हैं। प्राकृत प्राचीन प्रचलित जन भाषा है। जो प्रथम प्राकृत है भाई वो जो क्या है भाई, प्राकृत प्राचीन प्रचलित क्या है, जन भाषा है। क्या है, जन भाषा है भाई। नाम साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है। कौन भाई, नाम साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है। प्राक पूर्व कृत प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई भाषा। द्वितीय प्राकृत, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी। हेमचंद्र ने लिखा, प्रकृति संस्कृत तत्भव तत् आगत व प्राकृत, अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है आई है वह क्या है, प्राकृत भाषा। ये किसने लिखा, हेमचंद ने लिखा है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, ठीक है। साहित्यिक प्राकृत कौन सी प्राकृत को कहा जाता है, तो द्वितीय प्राकृत को भी, ठीक है, साहित्य प्राकृत कहा जाता है। तृतीय प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश का कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया जो इस ईसवी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित रही।
निष्कर्त देखते हैं। प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली, प्राकृत की द्वितीय अवस्था प्राकृत, प्राकृत की तृतीय अवस्था अपभ्रंश। तो ये पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, प्राकृत की पहली अवस्था कौन सी है भाई? पाली है। प्राकृत की द्वितीय अवस्था कौन सी है? प्राकृत है। प्राकृत की तृतीय अवस्था कौन सी है? अपभ्रंश है। तो ये आपको ध्यान रखना, कहीं पे आप नोट भी कर सकते हैं। प्राकृत की विशेषताएं देखते हैं। प्राकृत की क्या कुछ विशेषता? ध्वनि संरचना संबंधी विशेषता। ठीक है, ध्वनि संबंधी, जो ध्वनि संरचना उस संबंधी विशेषताएं देखते हैं प्राकृत की। प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान ही है। जो बातें पाली से अलग है वे इस प्रकार है। विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी। प्राकृत में इस संबंध में एक और विकास हुआ तथा विसर्ग युक्त आकारांत शब्द विसर्गहीन ओकारांत शब्दों में परिवर्तित होने लगे भाई। ठीक है, उदाहरण के लिए वीर है वीरो हो गया, प्रश्न है पन्हो हो गया, देव है देवो हो गया भाई। ठीक है, ये किस में है? प्राकृत भाषा में है। पाली में यह व्यंजन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था, जबकि प्राकृत में प्राय ये शब्द ये समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर जय प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, उदाहरण के लिए यश जस हो गया, यह जो हो गया। ठीक है, ये तो प्राकृत भाषा में बदलाव हुए थे भैया। आगे देखते हैं। पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वित्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। किसमें? पाली में भी। प्राकृत में पहली बार इससे अलग चरण के रूप में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसे क्षतिपूर्वक दीर्घाकरण कहा गया भाई। ये किसमें शुरू हुआ? ये प्राकृत भाषा में हुआ, प्राकृत में पहली बार। ठीक है, क्षतिपूर्वक दीर्घाकरण। ठीक है, इस परंपरा की शुरुआत प्राकृत भाषा में हुई थी। ठीक है, और पाली में क्या थी? द्वितीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। इसके अंतर्गत द्वितीकृत रूप में प्राप्त व्यंजन का भी मूल व्यंजन बचा रहा, किंतु दूसरे व्यंजन के स्थान पर वह स्वयं से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यक्त होने लगा। उदाहरण के लिए मृत्यु, मिच्चू, मीच, जिह्वा। ठीक है, जिह्वा। ठीक है, जिह्वा को जिह्वा या जीभ। ठीक है, इस रूप में देखो, मृत्यु से मिच्चू फिर मीच हो गया, जिह्वा से जिह्वा जीभ हो गया। आचार्य राजशेखर ने प्राकृत को मिट्टी तथा संस्कृत को कठोर कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राकृत को मिट्टी तथा संस्कृत को कठोर कहा है। किसने? राजशेखर ने। नोट देख लेते हैं। सतीपूर्वक दीर्घाकरण संस्कृत में हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो सतीपूर्वक दीर्घाकरण है वो संस्कृत में से हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी भाई। प्राकृत का योगदान यह है कि उसी स्थिति से यह प्रक्रिया दिखाई देने लगी। आगे है व्याकरण संरचना संबंधी विशेषता प्राकृत की। प्राकृत में परसर्गों का विकास पाली की तुलना में काफी अलग स्तर पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए इस काल में कय, करके तथा मज परसर्ग दिखाई देते हैं, जो आगे चलकर का, के की और में के रूप में विकसित हुई गई। ठीक है, कय और करके तथा मज। ठीक है, ये परसर्ग दिखाई देते हैं प्राकृत में, जो आगे चलकर का, के की और में के रूप में विकसित हुए थे। प्राकृत की शब्दकोशीय प्रवृत्ति देखते हैं। जो प्राकृत है इसकी शब्दकोश प्रवृत्ति कौन सी है, ये भी देख लेते हैं हम। शब्दकोशीय प्रवृत्ति के स्तर पर जो मूल विशेषता इस काल में दिखती है वह यह है कि संस्कृति के सरलीकरण की प्रक्रिया में जो शब्द परिवर्तित हुए थे उनमें पुनः तत्समीकरण की प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि संस्कृत से सरल किए गए कई शब्दों का ध्वनि साम्य के कारण अन्य शब्दों से अलग करना मुश्किल हो गया। शब्दों के सत्समीकरण की यह प्रवृत्ति अपभ्रंश में काफ़ी अधिक मात्रा में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए उचित और उदित दोनों शब्द सरल होकर उयित हो गए। ठीक है, जो उचित और उदित थे वो दोनों शब्द होकर क्या हो गए? उयित हो गए। अतः अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए पुनः तत्समीकरण करना पड़ा। इसी प्रकार अति से आई हो गया और निरर्थक होने के कारण इसे पुनः परिवर्तित करके अति कर दिया है। ठीक है, आगे प्राकृत के भेद। प्राकृत के भेदों को लेकर विद्वानों की राय।
विद्वान ग्रंथ और प्राकृत के भेद भाई। भरतमुनि का ग्रंथ कौन सा? नाट्यशास्त्र। मुख्यतः प्राकृत, मागधी, अवंतिजा, प्राच्य, सूरसेनी, सोरसेनी, अर्धमागधी, बरालिक, दक्षिणार्थ, महाराष्ट्र, ये प्राकृत के भेद है भाई। गौण विभाषा देखो, मुख्य प्राकृत में क्या क्या था? मागधी, अवंतिजा, प्राच्य, सूरसेनी या सोरसेनी, अर्धमागधी, बरालिक, दक्षिणार्थ, महाराष्ट्री। गौण विभाषा साबरी, आभीरी, चांडाली, संचरी, द्राविड़ी, उर्दजा, वंचिरी इसको कहा जाता है। ये प्राकृत के भेद है, ठीक है। और इसमें ग्रंथ कौन सा लिखा गया? नाट्यशास्त्र, और इसके विद्वान थे भरतमुनि। आगे है वरुचि, इसने प्राकृत में प्राकृत प्रकाश लिखा। सोरसेनी भाषा, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी, सोरसेनी पैशाची प्राकृत भाई। और हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण लिखा है, इसको अर्धमागधी, चुलिका, पैशाची, अपभ्रंश आदि कहा जाता है, ठीक है। हेमचंद्र जी का जो चुलिका पैशाची को दंडी ने भूत भाषा कहा। जो चुलिका पैशाची है इसको जो दंडी थे आचार्य दंडी, इन्होंने भूत भाषा कहा है भाई। हेमचंद्र को प्राकृत का पानी कहा जाता है। जो हेमचंद्र है इसको प्राकृत का पानी कहा जाता है। आगे देखते हैं भाई, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था, ठीक है। अब अपभ्रंश में आ गए हैं। पाली प्राकृत हमने देख ली है, ठीक है। अपभ्रंश है, ये क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो अपभ्रंश है वो मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के क्या है? बीच की कड़ी है, ठीक है। तो पूछा जाता है मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी कौन सी भाषा रही है? कौन सी आर्य भाषा है? तो कौन सी है? अपभ्रंश है वो। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी सदी से होने लगा था। जो अपभ्रंश है भाई, इसका प्रयोग भाषा के अर्थ में छठी सदी से होने लगा था। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीरी, आभीरोक्त आदि नामों से भी जाना जाता है। किसको भी? अपभ्रंश को। कौन कौन से नामों से जाना जाता है? अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीरी, आभीरोक्ति आदि नामों से जाना जाता है अपभ्रंश को भी। आगे है अपभ्रंश क्या है? एक तत्सम शब्द है। इसी तरह अपभ्रष्ट शब्द भी तत्सम है, ठीक है। जिस प्रकार अपभ्रंश शब्द क्या है? तत्सम है, उसी प्रकार अपभ्रष्ट भी क्या है? तत्सम है। अपभ्रंश में 8 स्वर है। कितने भी? अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर है, जो 2 भागों में है, हर्षव और दीर्घ, ठीक है। कौन से? हर्षव और दीर्घ, 2 भागों में विभाजित हुए हैं। हर्षव स्वर ए ई उ ए ओ, दीर्घ स्वर आ ई उ, ठीक है। देखो ये तो क्या है? हर्षव स्वर है, और ये अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत है भाई। ए ई उ ए औ, और दीर्घ स्वर आ ई उ भाई, ये अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत है। दीर्घ वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने बताया है कि सर्वप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कृत च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है, ठीक है। भर्तृहरि ने बताया किसमें? वाक्यपदीयम, ये क्या है? एक ग्रंथ है, ठीक है। क्या है भाई? इसमें सर्वप्रथम व्याडी ने, कौन है? व्याडी है, इन्होंने सर्वप्रथम संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न, क्या भाई? अलग संस्कृत च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को क्या बताया भाई? अपभ्रंश कहा है, ठीक है। व्याडी का ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह अनुपलब्ध है। जो व्याडी है इनका कौन सा ग्रंथ है? लक्ष्य श्लोकात्मक भाई, ठीक है। श्लोकात्मक भाई, लक्ष्य श्लोकात्मक ग्रंथ है इनका, व्याडी का, और ये अनुपलब्ध है, ये हमारे पास नहीं है। पतंजलि ने महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग किया है। जो पतंजलि है इन्होंने अपने महाभाष्य इनका ग्रंथ है, इसमें क्या अपभ्रंश का सबसे पहले प्रमाणिक प्रयोग किया है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समान अर्थ रूप में किया है, ठीक है। जो अपभ्रंश है इसका प्रयोग पतंजलि ने भी अपशब्द के समानार्थक रूप में भी किया है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र ने किया है, ठीक है। तो हेमचंद्र ने क्या किया? जो अपभ्रंश है इसका भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित प्रयोग किया है हेमचंद्र ने। आगे है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी
के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है, जो छठी शती का था भाई। ठीक है, जो चंड है इनका ग्रंथ कौन सा था? प्राकृत लक्षण था। ठीक है, और इसके अंतर्गत अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले चंड कवि ने ही किया था, छठी शताब्दी में, जो इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था प्राकृत लक्षण में भी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, पेपर में पूछा गया है भाई। अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग तो अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, और धारसेन द्वितीय जो थे इनके पिता का क्या नाम था? गुहसेन। इन्होंने कहा है कि उनको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का तीनों का कवि कहा जाता है, गुहसेन को। और गुहसेन कौन है? धारसेन द्वितीय के पिता भाई। आगे विद्वान द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द। ठीक है, कौन कौन से विद्वान ने अपभ्रंश को क्या कुछ कहा है? तो आचार्य दंडी ने आभीरों की भाषा या आभीर कहा है। किसने? आचार्य दंडी ने। पेपर में पूछे जाते हैं आभीरों की भाषा अपभ्रंश को किसने कहा? तो आचार्य दंडी ने कहा है। ठीक है, भरत मुनि ने अभिरोक्ति कहा है, भरत मुनि ने भी। वाग्यभट्ट और हेमचंद्र ने ग्राम भाषा कहा है। किसको? अपभ्रंश भाषा को ग्राम भाषा किसने कहा? तो वाग्यभट्ट और हेमचंद्र ने कहा है। किथ ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुजरों से माना है। जो किथ है, ठीक है, इन्होंने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुजरों से माना है। आगे है अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। जो अपभ्रंश भाषा है इसके प्राचीनतम उदाहरण भाई कहाँ पे मिलते हैं? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। रुद्रट ने काव्य अलंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया है उनमें अपभ्रंश भी है। जो रुद्रट जी हैं इनका ग्रंथ क्या है? काव्य अलंकार है। और काव्य अलंकार में रुद्रट जी ने 6 भाषाओं का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत अपभ्रंश भी आती है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। जो दामोदर पंडित है इनके ग्रंथ का क्या नाम है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। इसमें कौशल की भाषा को किन्होंने दामोदर पंडित ने अपभ्रष्ट कहा है। शंभु ने अपभ्रंश को अपनी रामायण में अवहत कहा है। ठीक है, जो अपभ्रंश है इन्होंने जो रामायण लिखी है इसमें अपभ्रंश को इन्होंने अवहत कहा है। आगे है, महत्वपूर्ण है सारे। ग्रियर्सन, पिसेले, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर ने आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। तो देश भाषा किन किन विद्वानों ने माना है अपभ्रंश को? ग्रियर्सन, पिसेल, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर। ठीक है, इन विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। जबकि किथ, याकोबी, जोलबलाख, अलसड्राफ आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। पूछा जा सकता है किन किन विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, ठीक है, और किन्होंने नहीं माना। 4 ऑप्शन देके आपको पूछ लिया जाएगा। आगे है, महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए अपभ्रंश शब्द का उपयोग किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी मध्य देशीय या सौर सैन्य अपभ्रंश को उस समय की परिनिष्ठित भाषा माना गया है। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया। क्या भी? सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। ठीक है, जो सिद्धों के अपभ्रंश भाषा की जितनी भी रचनाएं थी उनका संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। अपभ्रंश के भेदों के बारे में विवाद की स्थिति सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, अपभ्रंश के जितने भी भेद हुए हैं उनमें क्या है? विवाद है। और सबसे ज़्यादा देखने में विवाद की स्थिति में अपभ्रंश के भेद रहे हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद देखते हैं। विद्वान है, उनकी पुस्तक है अपभ्रंश के भेद उन्होंने किस किस रूप में किए हैं। तो
नमी साधु ने अपभ्रंश के भेद उपनागर, आभीर और ग्राम्य के रूप में किए हैं। अपभ्रंश के भेद भाई पेपर में पूछे गए हैं, और जो मैंने एस्टेट वाली सीरीज चला रखी थी उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। ठीक है। नेमी साधु ने अपभ्रंश के भेद उपनागर, आभीर और ग्राम्य। मार्कंडे इनकी पुस्तक का क्या नाम है? प्राकृत सर्वस्व। इन्होंने नागर, उपनागर और प्राचड़ के रूप में अपभ्रंश के भेद किए हैं। याकोबी ने संत कुमार चरियू की भूमिका पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी इस नाम से अपभ्रंश के भेद किए हैं। तगारे ने हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, इसमें इन्होंने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। नामवर सिंह ने पूर्वी और पश्चिमी ये अपभ्रंश के भेद किए हैं। तो ये चार्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप कहीं भी इसको नोट कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो एस्टेट में मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, जो एस्टेट की सीरीज मैंने चला रखी थी, ठीक है, उसमें मैंने पढ़ाए हैं आपको और डिटेल में करवाए थे क्वेश्चन। डॉक्टर नामवर सिंह दक्षिण अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपभ्रंश के सिर्फ 2 भेद बताए हैं। नमी साधु की उपनागर अपभ्रंश परिनिष्ठित भाषा थी। ठीक है, उपनागर अपभ्रंश क्या थी? परिनिष्ठित भाषा थी। इनको यह भी कहा जाता है कि नागर या सौराष्ट्री गुजरात की बोली है, उपनागर राजस्थान की बोली है और ब्राचड़ सिंधी की बोली है। ठीक है, नागर और सौराष्ट्री गुजरात की, उपनागर राजस्थान की बोली, ब्राचड़ सिंधी की बोली हुई। मार्कंडे ने ब्राचड़ को सिंधु देशोद्भव कहा है। क्या भी? सिंधु देशोद्भव कहा है मार्कंडे ने ब्राचड़ को। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से पैसाची पर द्रद का प्रभाव है। विरुचि पैसाची का आधार संस्कृत को मानते हैं। जो विरुचि है वो पैसाची का आधार संस्कृत को मानते हैं। मार्कंडे पैसाची के 3 भेदों का उल्लेख करते हैं, केकय्ये, पांचाल और शोरसेनी। ये क्वेश्चन भी आया था भाई, केकय्ये, पांचाल और शोरसेनी भी। भारत में पैसाची की रचनाएं उत्तर पश्चिमी कश्मीर के निकटवर्ती क्षेत्र में मिलती हैं। जो भारत है इसमें पैसाची की रचनाएं भी उत्तर पश्चिमी कश्मीर के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलती हैं। आगे है भाई अपभ्रंश की रचनाएं। जो अपभ्रंश भाषाएं में रचनाएं हुई थी उनको देखते हैं। पौंचर्यू 8वीं सदी की है, और किसकी रचना है? इसके लेखक कौन रहेंगे? स्वयंभू रहेंगे। ठीक है, जो पौंचर्यू है भाई इसमें 90 संधियां हैं और 5 कांड है। जो पौंचर्यू है भाई इसमें 90 तो संधियां हुई है, इसमें 5 कांड है, ये आपको ध्यान रखना है। राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। ठीक है, राम कथा है भाई इसमें, और राम कथा का क्या है? ये प्रबंध काव्य है। क्या? पौंचर्यू। यह अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य है, और जो अपभ्रंश भाषा ये इसका प्रथम राम काव्य है पौंचर्यू। ठीक है, महापुराण ये 10वीं सदी का है। ठीक है, इसके रचयिता है, इसके लेखक हैं पुष्पदंत। ठीक है, कौन है? पुष्पदंत है महापुराण के रचनाकार। ठीक है, महापुराण में भाई 102 संधियां है। कितनी है? 102 संधियां है। 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। ठीक है, क्या है? जो महापुराण है इसमें 63 जो महापुरुष हैं इनका क्या है? चरित्र वर्णन हुआ है। इसके 2 भाग है, एक आदि पुराण और दूसरा उत्तर पुराण। जो महापुराण है इसके 2 भाग है भाई, एक आदि पुराण और उत्तर पुराण। आगे है पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? 63 महापुराण गुणालंकार है। और ये किसका नाम है? ये है भाई महापुराण का ही अन्य नाम है, 63 महापुराण गुणालंकार। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। ठीक है, भविष्यत कहा क्या है? जो अपभ्रंश भाषा है इसका पहला प्रबंध काव्य है, जो धनपाल द्वारा रचित है, भविष्यत कहा। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक डॉक्टर रिचर्ड पिशेल को माना जाता है। ठीक है, जो अपभ्रंश साहित्य है इसका पहला संपादक किसको माना जाता है? डॉक्टर रिचर्ड पिशेल को माना जाता है। भाई मैं अव्वट तक आपको कंप्लीट ही इसको करवा देती हूँ, थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन ये हमारी भाषा जो आर्य भाषा है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी इसमें। डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी और 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का श्रवण काल कहा है। तो अपभ्रंश का श्रवण काल किसने कहा है? अपभ्रंश का श्रवण काल हरदेव बहारी ने कहा है,
और 7वीं से लेकर 11वीं सदी तक कहा है भाई। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद्र को कहा जाता है। व्याकरण, ठीक है, तो किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है। राम शर्मा और मार्कंडे ने प्राच्या को अपभ्रंश के भेद के रूप में माना है। ठीक है, प्राच्या को भाई अपभ्रंश के भेद के रूप में राम शर्मा और मार्कंडे ने माना है। आगे है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6 से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। आगे है, धीरेन्द्र वर्मा ने यह भी माना है कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश रही होगी। इस दृष्टि से वे अपभ्रंशों की 5 स्थिति से स्वीकारते हैं। देखते हैं कौन कौन सी। शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी प्राकृत भाई शौरसेनी अपभ्रंश। पेशाची प्राकृत, पेशाची अपभ्रंश। मागधी प्राकृत, मागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। पेशाची अपभ्रंश को केकय्ये भी कहा जाता है। जो पेशाची अपभ्रंश है भाई इसको केकय कहा जाता है। और सिंधली के आदि रूपों को एलू कहा जाता है। ठीक है, जो सिंगली है इसके आदि रूप को एलू कहा जाता है। मागधी अपभ्रंश से बांग्ला का विकास हुआ है। जो मागधी अपभ्रंश है इससे ही बांग्ला का विकास हुआ है। पुरुषोत्तम देव ने प्राकृत अनुशासन नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, जो प्राकृत अनुशासन ग्रंथ है इसकी रचना किसने की है? पुरुषोत्तम देव ने भी। साहित्य रूप में अपने विकास और विस्तार के समय अपभ्रंश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली भाषा शौरसेनी प्राकृत है। अपभ्रंश ग्रंथ, जो अपभ्रंश ग्रंथ है वो अपभ्रंश काव्यत्री की रचना लालचंद गांधी ने की है। ठीक है, जो अपभ्रंश काव्यत्री है इसकी रचना लालचंद गांधी ने की है और ये अपभ्रंश भाषा का ग्रंथ है। अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। जो अपभ्रंश है वो उकार बहुला भाषा, आपको ध्यान रखना है। उकार बहुला और उकार बहुला भाषाएं काफ़ी पूछी जाती है। आगे हम ये भी करेंगे। अपभ्रंश को क्या भाई उकार बहुला भाषा कहते हैं। अवधि में लिखूं, लिख, बैठू, बैठ, कालू, काल आदि रूप अपभ्रंश से ही गृहीत है। अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। ठीक है, जो अपभ्रंश है भाई इसके खस रूप से क्या है? पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है। खस को दर्द नाम से भी जाना जाता है। कोंकणी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद दोहा है। ठीक है, जो अपभ्रंश भाषा है भाई इसका प्रिय छंद क्या है? दोहा रहेगा। अपभ्रंश और अववट से हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और वाग्य वैचित्र्य के प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिली है। ठीक है, तो अपभ्रंश जो है वो खत्म होगी भाषा, अब है अववट। अववट भाषा करके अपनी क्लास क्या हम कंप्लीट करेंगे भी। अववट भाषा का समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। ठीक है, जो अववट भाषा है इसका समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। समय आपको हर एक भाषा का याद करना है। ठीक है, साहित्य में 14वीं सदी तक इसका प्रयोग होता है। ठीक है, 14वीं सदी तक अववट का प्रयोग होता है। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा है। जो साहित्यिक अपभ्रंश है, ठीक है, साहित्यिक अपभ्रंश है इसको रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा है, साहित्यिक अपभ्रंश को। आगे है, अववट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। जो अववट भाषा है ये अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। किसने कहा? ये सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। अववट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में मिलता है। जो अववट शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग वर्ण रत्नाकर में मिलता है और ये किसकी रचना? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। आगे है, संदेश रासक में अववट का उल्लेख है। जो संदेश रासक ग्रंथ है इसमें क्या है? अववट भाषा का क्या है? अववट का उल्लेख मिलता है। और संदेश रासक के रचनाकार कौन है? अद्यमान रहेंगे भाई। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा को अववट माना है। जो प्राकृत पैंगलम है,
ठीक है, उसकी टीका किसने लिखी थी? वंशीधर ने लिखी थी, और वंशीधर ने ही प्राकृत पैंगलम की भाषा को अव्वट माना है। वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में पूर्वी अव्वट का उपयोग किया गया है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर किसके? ज्योतिश्वर ठाकुर की है। कीर्ति पताका, कीर्तिलता किसके? विद्यापति जी की रचनाएं हैं, और इन तीनों रचना में पूर्वी अव्वट का उपयोग किया गया है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अव्वट को एक ही भाषा माना है। जो भोलानाथ तिवारी है, इन्होंने अपभ्रंश और अव्वट को एक ही भाषा माना है। अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ है, और अपभ्रष्ट का विकास अव्वट के रूप में हुआ है भाई। ये भोलानाथ तिवारी ने माना है। कुछ विद्वान इन्हें अव्वट का ग्रंथ मानते हैं। किस किस को भाई? देख लेते हैं। ज्ञानेश्वरी और राउल बेल को। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर की रचना है। राउल बेल रोड़ा कवि की रचना रहेगी, या रोड कवि की रचना रहेगी। ठीक है, और इन दोनों ग्रंथों को अव्वट का ग्रंथ माना जाता है। अव्वट के 3 भेद माने जाते हैं। जो अव्वट है, इसके 3 भेद माने गए हैं: पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी भेद। ठीक है, कौन कौन से 3 भेद है? पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अव्वट के मध्य देशीय रूप का उपयोग किया गया है। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, इसमें अव्वट के मध्य देशीय रूप का उपयोग किया गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है, ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसकी भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। आगे है, प्राकृत पैंगलम में पश्चिमी अव्वट का प्रयोग मिलता है। जो प्राकृत पैंगलम रचना है, ग्रंथ है, इसमें पश्चिमी अव्वट का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर तगारे ने कर्ता ए की विभक्ति को अव्वट भाषा की विशेषता स्वीकार किया। कर्ता ए की विभक्ति को अव्वट भाषा की विशेषता स्वीकार किया। किसने? तगारे ने भी, डॉक्टर तगारे ने। अपभ्रंश या अव्वट में घनाक्षरी शब्द का उपयोग नहीं मिलता। ठीक है, घनाक्षरी छंद का उपयोग नहीं मिलता है अव्वट और अपभ्रंश में भी। ठीक है, घनाक्षरी छंद का। अपभ्रंश और अव्वट में चौपई छंद में 15 मात्राएं होती है। जो चौपई छंद है, इसमें 15 मात्राएं होती है अपभ्रंश और अव्वट में भी। पुरानी या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, पुरानी या प्रारंभिक हिंदी। चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, साहित्यिक अपभ्रंश या अव्वट को पुरानी हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने कहा है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। 8वीं-9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा हमें अपभ्रंश से निकली हिंदी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निसंदेह अपभ्रंश के कवि हैं। उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं। पौंचरियों में भी उदीयमान हिंदी के छिट उदाहरण मिलते हैं। विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं। नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभ नमूने अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। ठीक है, शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने कहाँ पे मिले हैं भाई? अमीर खुसरो की शायरी में। देखते हैं। सजन सकारे जाएंगे नैन भरेंगे रोए, विधना ऐसी रेन करे भोर कंदो न होए। तो ये अमीर खुसरो जी की पंक्तियां हैं। देखते हैं, नोट में देखते हैं। इस दोहे का रचनाकार कौन है भाई? शरीफुद्दीन बू अली कलंदर को भी माना जाता है, किंतु बच्चन सिंह और यूजीसी नेट दिसंबर 2012 के तृतीय प्रश्न के 7वें प्रश्न के उत्तर के अनुसार इसका रचनाकार अमीर खुसरो है भाई। ठीक है, और इसका रचनाकार अमीर खुसरो ही माना जाता है। ठीक है, कई क्वेश्चनों में पूछा गया है ये। इसका आंसर अमीर खुसरो ही रहेगा। आगे है हिंदी भाषा और उसका विकास भाई। हिंदी भाषा और उसका विकास हरदेव बाहरी ने लिखा है। हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर
कैलाश चंद्र भाटिया के विचारों से सहमत है कि रोड कवि कृत राउल बेल एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। किसमें भाई? रोड कृत, जो रोड कवि है उनके द्वारा रचित राउल बेल ऐसी कृति जिसमें सिर्फ एक ही भाषा के लक्षण हमें मिलते हैं। ये किसने कहा? हरदेव बहारी ने भाई। अवधी, खड़ी बोली और दखनी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 ईस्वी से पहले उपलब्ध नहीं है और ये 3 भाषाएं ऐसी है जिनकी परंपरा आगे चली। कौन कौन सी? अवधी, खड़ी बोली और दखनी। ठीक है, इनका कोई भी ऐसा एक भाषी ग्रंथ नहीं है जो 1250 से पहले उपलब्ध था भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आप सभी को पता है इसमें हमने आज क्या किया है। ठीक है, जो हमारी भाषा थी, ठीक है, हिंदी भाषा, ठीक है, वो देखी है, उसका भौगोलिक क्षेत्र देख लिया है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाएं देखी है। ठीक है, उसके चरण देख लिए हैं। भारतीय प्राचीन आर्य भाषाएं देख ली है, मध्यकालीन आर्य भाषाएं देख ली, आधुनिक आर्य भाषाएं हमने अभी रहती है वो हम कल करेंगे। आधुनिक आर्य भाषाएं हम कल की क्लास में करेंगे। अव्वट तक हमने आज कर ली है भाई क्लास। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी आप ना भूलें भाई। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, आपको नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे हर एक क्लास के। ठीक है, आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।